हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एस राजू जी के बारे में, जो कल तक यूके ट्रिपल एससी के अध्यक्ष थे और जिन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इन्होंने सरकार पे काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं। अगर आपने इनका कल का इंटरव्यू सुना होगा तो काफ़ी अगर आप मेहनती छात्र हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, तो आपके लिए काफ़ी डरावनी वाली चीज़ थी जो इन्होंने सरकार के बारे में बोला है। और सरकार जो उत्तराखंड सरकार अभी है ना, इनका काला चिट्टा क्या है मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। देखिए, इसमें मैं राजनीतिक नहीं करना चाहता हूं, लेकिन अभी जो सरकार है उसके खिलाफ हमारा बोलने का हक है और मैं इस वीडियो के माध्यम से सरकार से भी पूछना चाहता हूं। बहुत सारी चीज़ें पूछूंगा मैं। देखिए, आप भी इसमें कोई राजनीति नहीं करना, टिप्पणी नहीं करना कि अभी ऐसा है वैसा है, या बहुत सारी चीज़ें कोई आवेश में आके कि मैं बीजेपी वाला हूं, मैं कांग्रेस वाला हूं, ऐसे काम नहीं चलता है। जो एक्चुअली में मेहनत कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं अभी उस चीज़ पर फोकस करना चाहिए हमें। देखिए, कोई भी एक जो पार्टी है ना वो मैटर नहीं करता, मैटर करता उसमें कैसे लोग हैं। समझ रहे हैं आप बात को? तो आप इसमें कोई भी राजनीतिक टीका टिप्पणी मत करना। एस राजू जी ने जो बोला है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट और जो नकल माफिया था उनका आयोग पर काफ़ी दबाव था और इन पर जांच नहीं कराने का जो दबाव था ना वो काफ़ी था। आप समझ सकते हैं, जो वीडियो की भर्ती अभी लीक हुई है उस मामले में जांच नहीं कराने का आदेश था। आप ये समझ सकते हैं। और आप इस बात से अंदाजा लगाइए, इतनी बड़ी भर्ती में जो एक घोटाला हुआ है, इतना आंदोलन चला, तब जाके इस भर्ती को सरकार को भी कहना पड़ा कि इसमें जांच के आदेश करो। हालांकि अभी सरकार की तरफ से बहुत सारी चीज़ें, अगर मैं आपको वीडियो सुनोगे ना, पूरा वीडियो में आपको सरकार की जो मंशा है वो भी पता चल जाएगी कि क्या वास्तव में सरकार इस जांच के जो आदेश दिए हैं उसको अच्छी तरीके से लागू करने की सोच रही है कि नहीं सोच रही है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना इस चीज़ में। देखिए, सबसे पहली बात तो इन्होंने एस राजू जी जो अध्यक्ष थे कल तक के, इन्होंने ये बोला है कि परीक्षा के, देखिए, नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए, और हर किसी को नैतिक जिम्मेदारी लेना बहुत जरूरी है और इन्होंने सही डिसीजन लिया है। इन्होंने ये बोला है कि परीक्षा के दौरान गड़बड़ी हुई है। ठीक है, इनने अब ये मान लिया, पहले गड़बड़ी हुई है ये मान नहीं रहे थे, लेकिन इन्होंने अब मान लिया है। एसटीएफ ने जब से स्टार्ट किया अपना इंटेरोगेशन, तो इन्होंने ये मान लिया कि अब गड़बड़ी हुई है। और मैं आपको बता दूं, जो पहले अध्यक्ष थे उन्होंने जो पहले अध्यक्ष थे यूके ट्रिपल एससी के, वो उनका भी जो कार्यकाल था, उन्होंने भी अपने कार्यकाल पूरा होने से पहले ही त्यागपत्र दे दिया था। वो थे RBS रावत। ये आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है। प्रथम अध्यक्ष जो आयोग के थे वो RBS रावत। ग्राम विकास अधिकारी की जो पद पहले निकली हुई थी उसमें भी गड़बड़ी हुई थी, तब उसके बाद भी इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। ये चीज़ें आप समझ लो। उसके बाद सबसे डरावनी वाली चीज़ें आपके लिए जो होंगी, अभी जो सचिव है, मुख्य सचिव है उत्तराखंड के, SS संधू, इन्होंने इनका स्वीकार कर लिया है त्यागपत्र। और जो इन्होंने ये बोला है कि करीब 7,000 पद की भर्तियां होने वाली थी 8 भर्ती परीक्षाओं के माध्यम से। ठीक है, 7,000 पद भरे जाने थे 8 भर्ती परीक्षाओं के माध्यम से, वो अभी खटाई में पड़ गई, यानी कि वो अभी डिले हो सकता है आपका एग्जाम। और इसके बाद सबसे बड़ी जो इन्होंने बात कही है, आयोग पर कोचिंग इंस्टीट्यूट और नकल माफियाओं का दबाव था। ये जो बहुत बड़ी बात कही है ना इन्होंने, देखिए, दबाव किस चीज का हो सकता है? दबाव विपक्ष में बैठे लोगों का नहीं हो सकता कभी भी। समझ रहे हैं हम बात को? जो अभी सत्ता पक्ष में है, भले देखिए, मैं सीधे मुख्यमंत्री पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन उनके कहीं ना कहीं जो चेले चपाटे होते हैं ना नीचे के, उन पे ही मैं सीधे टीका टिप्पणी करना चाहता हूं कि कैसे ये डायरेक्ट इतने बड़े आयोग पे दबाव बना सकते हैं। और क्यों नहीं आज तक आयोग ने इसकी शिकायत सरकार को दी, और क्यों नहीं सरकार ने आज तक इस पे सख्त कार्यवाही करी है। शुक्रवार को जो इन्होंने आयोग मुख्यालय में पत्रकार गए थे, उनके इंटरव्यू के दौरान इन्होंने बात करी है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट और नकल माफिया ने काफ़ी दबाव बनाया है इन पर, और उन्हें सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। और होना भी चाहिए ये चीज़ें, क्योंकि अभी तक दबाव, अगर इतने बड़े इंस्टीट्यूट, इतने बड़े आयोग पर दबाव बनाया जा रहा है तो ये कोई छोटी बात नहीं है। ठीक है, अब इस बात पे देखिए, आयोग ने ये भी बोला कि आयोग को खाली बदनाम किया जा रहा है, आयोग साफ सुथरा है। वो बात तो बात की बात है, आईएसटीएफ की जांच में निकल जाएगी। और सबसे बड़ी बात इसके बाद ये है कि आयोग परीक्षाओं को ऑनलाइन करवाना चाहते हैं, लेकिन जो नकल माफी हैं वो
परीक्षा ऑनलाइन नहीं करवाना चाहते हैं। अब आप समझ सकते हैं, देखिए ऑनलाइन में काफ़ी हद तक नकल रुक जाता है, ठीक है। जैसे अभी पेपर होता है तो पेपर वगैरह बढ़ जाते हैं, या इनको पेपर रटवा दिया जाता है, या ब्लूटूथ के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो ऑनलाइन पेपर होता है उसमें इतना नहीं है, ठीक है। तो अगर ये ऑनलाइन पेपर हो जाता है तो काफ़ी हद तक हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन देखिए नकल तो तब भी नहीं रुकता है, करने वाले तो कर लेते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत जो ट्रांसपेरेंसी है वो दिख जाती है, मतलब उतना उस लेवल का नहीं होता उसमें नकल। लेकिन अब ये चीज़ें आयोग पर बार बार दबाव बनाया जा रहा था कि ऑनलाइन पेपर नहीं करवाया जाए। आयोग ने फैसला लिया था कि ऑनलाइन पेपर करवाए जाएंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे इतने चीज़ें होने के बावजूद भी मैं सरकार से सीधे सीधे टिक्का टिप्पणी करना चाहता हूँ, सरकार से पूछना चाहता हूँ कि ऑनलाइन पेपर क्यों नहीं करवाया गया जब इतनी पारदर्शिता हो सकती है। देखिए मैं डायरेक्ट नहीं करना चाहता हूँ कि यार पेपर में यूपीएससी का पेपर उठा लीजिए आप, ठीक है। यूपीएससी में देखिए सीडीएस वगैरह, एनडीए, ये छोटे लेवल के ही पेपर है ना यूपीएससी के, यहाँ तक भी नकल नहीं होती है यार, आप समझ सकते हैं। आईएएस पीसीएस उसकी बात तो अलग है। यहाँ पे एनडीए जो 12th लेवल का होता है, ग्रेजुएशन लेवल का सीडीएस का होता है, यहाँ तक भी एक भी क्वेश्चन को बाहर लीक नहीं किया जा सकता। क्या ऐसा कोई पेपर नहीं बना सकते? क्या एक ऐसा आयोग पेपर नहीं बना सकता कि ट्रांसपेरेंसी हो उसमें? सरकार अभी तक ऐसे हाथ फैलाए क्यों बैठी है? ये सवाल सरकार से बनता है। देखिए ये सारी चीज़ें तो है, ठीक है। और जो यहाँ पे नकल माफियाओं के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, इन्होंने कहा है, साफ सीधी बात इनकी ये है कि हम जो जांच है वो करने के लिए तैयार हैं, और जितने भी हमारे पास जो भी एविडेंस हैं इन्होंने एसटीएफ को सौंप दिए हैं, और ये कह रहे हैं कि हम साफ हैं, हमारा आयोग साफ है, और जो भी हमारे से बन पड़ता है और हम एसटीएफ की मदद करेंगे। लेकिन नकल माफिया और उनके जो गुर्गे हैं उनके सामने ये घुटने नहीं टेकेंगे। जांच नहीं कराने का था दबाव। अब मैं वही बात कर रहा हूं, जांच नहीं कराने का दबाव किसका हो सकता है? आप सीधे सीधे समझिए, जांच नहीं कराने का दबाव आयोग, इतनी बड़े आयोग पर डायरेक्ट कौन कर सकता है ये चीजें? यहाँ पे सरकार को एक डिसीजन लेना होगा कि अगर ऐसे ही काम चलवाना है तो सारा का सारा आप पैसे ही बिकवा के ही करवा दीजिए, बोली लगवा लीजिए, बोली में ही लोग अपना ले लेंगे, ठीक है। पोस्ट जो मेहनत कर रहे हैं बंदे, उनका भी तो यार टाइम बच जाएगा, कम से कम 4-5 साल बच जाएंगे, पैसे बच जाएंगे। इतने पैसे खर्च करने से पहले, उससे पहले कुछ काम कर लेगा बंदा यार, ठीक है। जांच नहीं कराने का यहाँ पे दबाव था, एस राजू, ये पूर्व अध्यक्ष इनका कहना था। और देखिए वैसे तो ये पहले भी कह सकते थे सरकार से, अब ये बात शायद मेरे ख्याल से किसी ने पूछी नहीं यहाँ पे इंटरव्यू करने वालों ने, कि जो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जांच नहीं कराने का दबाव था, तो कौन थे ऐसे लोग हैं, इन्हें पूछना चाहिए था। लेकिन फिर भी इन्होंने बताया नहीं। इनके मुताबिक किसी भी नेता से इनका कोई संबंध नहीं है, और सियासी जो लोग हैं, राजनीतिक जो है ये नेता वगैरह, नियुक्ति को लेकर दबाव जरूर बनाते थे, लेकिन इन्होंने कभी गलत काम नहीं किया, इनका कहना है ये। अब साहब कितने हैं ये वो बाद की बात है, वो पता चल जाएगा। लेकिन वर्तमान प्रकरण में इस जांच को नहीं कराने का भी दबाव था इन पर, लेकिन इन्होंने जांच करने का निर्णय लिया। अब लोग उनके ही चरित्र पर उंगली उठा रहे हैं और उनको बुरा लग रहा है, ये बात अलग है। और पुलिस और विजिलेंस की जांच पर सवाल उठाए। देखिए यार ये सबसे बड़ी बात है, पता है क्या है? हम जो जितने भी लोग हैं ना, सबसे पहले जब ख्याल आता है या कोई चोरी होती है, डकैती होती है, मर्डर होता है, या मतलब कोई भी गलत चीज़ें, अप्रिय चीज़ें होती हैं, सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है पुलिस पे, कि पुलिस हमारी इस चीज़ को सुलझाएगी, सॉल्व करेगी। लेकिन जब पुलिस ही ऐसे काम करे, पुलिस ही काम अच्छे तरीके से न करे, तो किस पे सवाल उठाएं आप बताइए। राजू ने पुलिस की जांच पर यह सवाल उठाते हुए कहा है कि इन्होंने पूर्व में 3 प्रकरण की जांच पुलिस को सौंपी थी। समझिए आप, 3 पेपर की जो मांग उठी होगी पूर्व भी, जैसे फॉरेस्ट गार्ड हो गया, उसके पहले भी जितनी भी भर्तियां निकली हुई थी, तो इसके जो मामले हैं इन्होंने जांच एफआईआर करा के इन्होंने दे दिया था पुलिस को, ठीक है। लेकिन किसी में भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। ये साहब जब अध्यक्ष ही ये बात कह रहा है कि ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ें हुई होगी, ठीक है। और आम जनता कैसे करके, जो आम विद्यार्थी है वो कैसे करके संतुष्ट हुई होगी, आप ये समझिए यार। विद्यार्थियों ने कम से कम अपना मन मारा होगा कि यार चलो अपनी अगली वाली भर्ती है उसी को देखेंगे, और जिसने ये गलत काम किया उसका भला होगा भी नहीं, वैसे ये सोच के
उन्होंने अगली भर्ती पे हाथ डाला होगा। समझ रहे हैं ना आप बात को? तो लेकिन किसी में भी ठोस कार्रवाई नहीं की है। पूर्व में हुई वीपीडीओ भर्ती में भी उनकी जांच में ओएमआर सीट में छेड़छाड़ की बात की पुष्टि हुई थी, लेकिन विजिलेंस 5 साल से इस जांच को अंजाम तक नहीं पहुंचा सकती। बड़ी दुखद घटना है ये। अरे 5 साल लग गए यार कोई जांच करने के लिए। 5 साल में तो क्या से क्या चीजें हो जाती है यार। हटा ही दो, उससे अच्छा जो पैसे खर्च कर रहे हो तुम जांच के नाम पे, वो तो कम से कम रुक जाएगा, वो जनता के काम पे तो आएगा। उन्होंने कहा कि फॉरेस्ट भर्ती में पुलिस, अभी हाल ही में जो फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती हुई थी, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में पुलिस ने आयोग को पार्टी बनाया ही नहीं। देखिए ये सबसे बड़ी बात है। आयोग के पास भी कुछ तथ्य रहते हैं, आयोग भी कुछ चीज़ें बताएगी, कुछ चीज़ें इधर उधर से पता करेगी, है ना, क्योंकि आयोग के पास बहुत सारे बच्चे होते हैं कि जांच कैसे करवानी है, या उसके बाद जो एविडेंस होते हैं छात्रों के पास, वो आयोग के पास जाते हैं। आयोग भी बताता है कि क्या क्या चीज़ें कैसे तरीके से होती, पूरा एक प्रकरण बन जाता है कि यार कैसे कैसे चीज़ें होती, तब जाके जब कोर्ट में कार्रवाई होती है तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो यहाँ पे पुलिस पे इन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए ये बोला कि आयोग को ये लोग ने पार्टी बनाया ही नहीं है। अन्य किसी भी मामले में कोर्ट ने आयोग पर कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं करी है। ठीक है, राजू ने वर्तमान प्रकरण में भी सरकार के स्तर से पूरा समर्थन। देखिए ये सबसे बड़ी दुखद घटना है यार। मेन चीज इसको समझिए आप। सरकार ने एक तरफ कहती है कि सरकार कहती है कि हम जांच बिठाएंगे, हम किसी भी दोषियों को नहीं छोड़ेंगे, हर एक जो भी दोषी हैं उसको अंदर करेंगे। लेकिन जब अध्यक्ष ये बात कहे कि सरकार के स्तर से पूर्ण समर्थन नहीं मिल रहा है, तो ये एक दुखद घटना है। सरकार हमें गुमराह कर रही है यहाँ पे। सरकार, मैं सीधी बात कहना चाहता हूँ सरकार से कि आपके इसमें लोग हैं, आप भी इसमें सम्मिलित हैं, आप इसके पूरे हकदार हैं। आप ये सोचिए और जनता इसका जवाब जरूर देगी आपको। ठीक है ना। पेपर लीक के बड़े अपराधी अभी यूपी और हरियाणा में है। ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए एस राजू जी ने कहा है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में हुई गड़बड़ी को लेकर पुलिस पूरा सहयोग कर रहे हैं, पुलिस का पूरा सहयोग कर रहे हैं आयोग। ठीक है, उन्होंने पुलिस को कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी उपलब्ध करवाई है। बड़ी कार्रवाई होनी अभी बाकी है। अभी कोई बड़ी कार्रवाई हुई नहीं है, ये मैं लगातार कह भी रहा हूँ आपसे। बड़ी कार्रवाई हो नहीं रही अभी, और वो बाकी रह रही है। और वो मैं और इतना भी बता दूं कि आप, ये बड़ी कार्रवाई होनी भी नहीं है, यहीं पे रफा दफा हो जाएगा मामला, आगे देख लेना आप। इन्होंने ये बताया है कि मामला उत्तर प्रदेश के धामपुर और हरियाणा के कुछ बड़े गिरोह इसमें जुड़े हुए हैं। आप समझ सकते हैं, सरकार में दूसरे प्रदेश से आके लोग गिरोह बना के सरकार से सेंधमारी करके काम निकलवा रहे हैं, अपने प्रदेश के बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। और बात हो रही है यहाँ पे, देखिए दूसरे प्रदेश से आगे क्या क्या कर रहे हैं कांड। और उनका पूरा प्रयास रहता है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा में नकल की घटना को अंजाम देने वाले इस पूरे गिरोह पर सख्त कार्रवाई हो। उन्होंने कहा कि इस मामले में आयोग पूरी तरह से उन छात्रों के साथ हैं जिन्होंने मेहनत करके परीक्षा पास की है। आयोग ने जरूर कहा है कि जो मेहनत करके परीक्षा पास करी है उनके साथ खड़ा रहेगा, उनके साथ अन्याय नहीं होने देगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि यार ये पेपर एक मास लेवल पर चीटिंग हुई है। आप ये मान सकते हैं कि इसमें से जो मेहनत करके परीक्षा में पास हुए हैं बच्चे, कम से कम 100 बच्चे ही ऐसे होंगे। पेपर लीक का मतलब, मैं इतना आप साफ सीधी बात समझ लीजिए कि अभी जितना भी पेपर लीक हुए ना, उतने सारे के सारे दोषियों को पकड़ना नामुमकिन है। नामुमकिन कह रहा हूं मैं, इसको ध्यान से समझिएगा। पेपर लीक के मामले में सफेदपोश भी जो राजनेता हैं, ये नेता ये भी अछूते नहीं है। इन्होंने बोला है कि राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोगों का भी इसमें हाथ है। ये साफ सीधी बात कह रहे हैं। पुलिस जांच यदि ठीक प्रकार से होती तो उन राजनीतिक लोगों का भी नाम सामने आने में देरी नहीं लगती, इन्होंने कहा है। देखिए अब यार पुलिस पे भी सवालिया निशान उठने, पुलिस सरकार की है, सरकार पे भी इन्होंने सीधी बात कह दी है कि सरकार ने भी इनका समर्थन नहीं किया पूर्ण तरीके से। तो आप समझिए सरकार करना क्या चाहती है ना। और बाकी चीज़ें तो ये जो नकल माफिया, कोचिंग माफिया, इन्होंने गलत तरीके से सरकारी नौकरी में घुसने के लिए जो ये तरीके अपनाए हैं वो गलत तरीके हैं। और आपको लास्ट बात बता देना चाहता हूँ कि एस राजू का कहना है इस वक्त नकल माफिया और बड़ी संख्या में बेरोजगार युवा भी चाहते हैं कि ये परीक्षा रद्द हो जाए, और वास्तव में ये चीज़ें हो भी रही हैं। और लेकिन यार इसमें एक चीज़ और भी है, क्यों ये नकल ना एक मास लेवल में पहुंच गया। मैं फिर से कह रहा हूँ, अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि जितने नकल हुए ना उतने लोगों को पकड़ना मुश्किल है। नामुमकिन ही कह रहा हूं मैं, नामुमकिन ही है। क्योंकि यार मुझे जो पता चल रहा है कि यार पेपर पहले पहुंच गया था, उनको रटवाया जा रहा था
पैसे का लेन देन बाद में हो जाएगा, ये चीज़ें बाद में सामने आ रही है। तो ऐसे में जब जो आरोपी है जिसने पेपर लीक करवाए हैं या जो पेपर आगे पहुंचा रहा है, तो क्योंकि उनके पास एविडेंस नहीं होंगे ना, उनके घर, मान लो यार मैं आपका कोई बहुत खास हूँ, मेरे पास पेपर आ गया तो मैं आपको दे दूंगा कि चल यार बाद में दे देना, है ना, उसने आगे भी फॉरवर्ड कर दिया उस चीज़ को। तो ऐसे ऐसे करके नकल हुआ है इसमें, ऐसे में पकड़ पाना बहुत मुश्किल है, आप इस बात को समझिए। और इन्होंने ये भी बोला कि यार देखो ये परीक्षा रद्द करने के खिलाफ थे, परीक्षा रद्द अगर हो जाती तो ये इतना प्रकरण शुरू नहीं होता, आंदोलन नहीं होता, फिर सरकार को नहीं आना पड़ता, एसटीएफ का गठन नहीं होता, इतने लोग नकल माफिया जो है इतने पकड़े नहीं जाते, तो यहाँ पे दोबारा हो जाता, फिर ये फिर से दोबारा से नकल करवाते, यही चीज़ें चलती है ना। अब ये बात यहाँ पे सामने आ रही है कि परीक्षा रद्द करना होता तो आयोग के लिए भी ये फैसला आसान हो जाता कि परीक्षा रद्द कर दो भाई, जितना भी जो आंदोलन हो रहा है सरकार के प्रति एक नेगेटिव इमेज बन रही है तो ये खत्म कर देते। लेकिन यहाँ पे आंदोलन हुआ, अच्छा हुआ कि जितने भी नकल माफिया हैं ये सामने आ रहे हैं, और मैं तो कह रहा हूँ इसकी जांच लंबी बैठनी चाहिए थी और हर एक जो आरोपी हैं उन तक पहुंचनी चाहिए सरकार को, और सरकार को इसमें एक कड़ा एक्शन लेना चाहिए इनके खिलाफ। कम से कम ये मैं तो कह रहा हूँ आजीवन कारावास ले लो यार, आजीवन कारावास। अरे मतलब बच्चों का भविष्य तुम खराब कर रहे हो, बच्चे कभी कभी तो सुसाइड कर देते हैं कोई बच्चे यार, मतलब ये तुम एक बार दूसरे की जिंदगी को ही खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं जो ये नकल माफिया है। तो इनके लिए आजीवन कारावास करवा दीजिए, और इनके लिए अधिक से अधिक कम से कम 1 करोड़ के आसपास, क्योंकि इनके पास पैसे खूब रहते हैं, घूमने जा रहे हैं 2-2 महीने के लिए, ये बताओ बैंकॉक वगैरह, तो 1 करोड़ से कम तो रखनी नहीं चाहिए इनके लिए रकम, है ना। तो इनके लिए 1 करोड़ का जो हर जाना है ये भुगतान करने के लिए बोल दीजिए। और मामला यहाँ पे देखिए, मामला यहीं पे ख़त्म हो जाता अगर ये परीक्षा रद्द हो जाता। आयोग के अंदर अपनी जड़ें मजबूत करने के मकसद में घूम रहे नकल माफिया भी इस आयोग में बच जाते, उसके बाद इनको यही कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन इनका कहना है कि नकल माफिया के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। लंबी वीडियो होगी थोड़ी बहुत, और अगर पसंद आए तो शेयर जरूर कर देना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।